नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है। इसके और भी कई विकल्प हो सकते हैं और हैं। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस स्कीम को आरटीआई का उल्लंघन माना है। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी मुहैया कराने को कहा है। एसबीआई को यह जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। एसबीआई 3 हफ्ते में यह जानकारी देगी और इसके बाद चुनाव आयोग ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचा पाएगा। तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर पिछले साल अक्टूबर में सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेंच का फैसला एक मत है। हालांकि इस मामले में 2 फैसले हैं, लेकिन निष्कर्ष एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ता। यह योजना आरटीआई का उल्लंघन है। सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं। इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निजता के अधिकार के तहत आता है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की। इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था। बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था।
चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में मिलता था। इसके जरिए कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था किसी पार्टी को चंदा दे सकती थी। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते थे। खास बात यह है कि बॉन्ड में चंदा देने वाले को अपना नाम नहीं लिखना पड़ता था। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नजरिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इसका इलेक्शन क्यों लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि इलेक्शन में तो हर कैंडिडेट को 95 लाख से ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, ठीक है ना। और जो एमएलए है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, वो भी वाइट में खर्च करेगा। तो ये तो सारा वाइट का पैसा था। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती। हालांकि इन बॉन्ड को सिर्फ वे ही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से ज्यादा वोट मिले हों। चुनावी बॉन्ड लाने के पीछे सरकार की दलील थी कि पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी पर रोक लगेगी। इस स्कीम के लिए केंद्र ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में भी संशोधन किए थे। फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाई गई इस स्कीम को संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया। यह बॉन्ड साल में 4 बार जारी किए जाते थे। एसबीआई ने हाल ही में 2 जनवरी से 11 जनवरी तक चुनावी बॉन्ड के लिए विंडो खोली। जो चंदा आया होगा वो 15 दिन में इन कैश हो गया था। चुनावी बॉन्ड के लिए एक बार फिर विंडो खोली जानी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के चलते इसे टाल दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, वो कौन लोग हैं जो पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे हैं और बदले में अपना काम करवा रहे हैं। यह पारदर्शी नहीं है। यह स्कीम आपत्तिजनक है। योजना साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। ऐसे गुमनाम चुनावी बॉन्ड के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से रोकना आरटीआई का उल्लंघन है। आंकड़े बताते हैं कि जो दल भी सत्ता पक्ष में रहा है उसे सबसे ज्यादा चुनावी फंड मिला है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी सत्ता पक्ष ही चंदे पाने के मामले में सबसे आगे रहता था, या फिर जिस दल की सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड पर रोक के बाद अब राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना पड़ेगा। चंदा कैसे लिया जाएगा इसका विकल्प भी तलाशना होगा। यानी आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और अब पुलिस भी आरोपियों से 60 गांठ के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना के गांव संदेश खाली में बवाल जारी है। यहां कुछ महिलाओं ने
तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। 8 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी नेता देर रात आकर धमकी देते हैं, विरोध करने पर घरों में तोड़फोड़ करते हैं, एफआईआर वापस लेने तक की धमकी दी गई है। रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती, महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर दर्ज नहीं करती। पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टॉर्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ आप घर बुला कर टॉर्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं की हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं। महिलाएं लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, लेकिन ममता सरकार इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश में लगी है। विवाद की आग अब बंगाल विधानसभा तक पहुंच चुकी है। यहाँ प्रदर्शन भी हुआ सस्पेंशन के खिलाफ। 1 घंटा हम लोग धरना प्रदर्शन किया असेंबली का गेट में। चोर ममता मुझे और मेरा 5 साथी को असेंबली से निलंबित किया, संदेश खाली के लिए आवाज उठाने के लिए। हम लोग 144 को ओबे करते हुए 1+3 MLA हम लोग संदेश खाली जा रहा हूँ। वो रोका गया तो देखा जाएगा। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। नड्डा ने कमेटी को संदेश खाली जाकर पीड़ितों से बात करके तनाव की स्थिति पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। लेकिन संदेश खाली में जो हुआ है, आज एक दिन नहीं, महीनों पे महीनों ये चलता गया है। टीएमसी के कैडर, टीएमसी का गुंडा शेख शाहजहान और उनका गुंडा मिलके हिंदू महिला लोग का अपमान किया, दर्शन किया। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बुला के लेके जाता था। जाना ही है, अगर नहीं जाएंगे तो हस्बैंड को मार देंगे। सादा साड़ी भेज देता था, अगर नहीं जाओगे तो सादा साड़ी पहनने के लिए प्रस्तुत रहो। ये कहाँ का राजनीति है? सब मालूम था ये मुख्यमंत्री को, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को। और आज चोपड़ा के साथ संदेश खाली का इक्वेट कर रहे। थोड़ा सा तो बुद्धि रखिए, थोड़ा सा। कोई ये बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा मध्य युग मिडिवल टाइम्स में जो होता था आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे चला गया 500 साल। आज ये इस तरह का घटना, बंगाल जो माँ काली, माँ दुर्गा का देश है, आज वहां पर हमारे मातृशक्ति को रात में 10 बजे 11 बजे बुला के
टीएमसी ऑफिस में मनोरंजन करने के लिए, भोग करने के लिए बुलाया जाता है, ये कोई नहीं विश्वास करेगा। हम लोग शॉक्ड है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां पर और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। दावा है कि शाहजहां ने जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। एक महीने पहले जब राशन घोटाले में ईडी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां के ठिकाने पर छापा मारा था, इस दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था। तब से शाहजहां फरार हैं। शेख शाहजहां संदेश खाली गांव में टीएमसी के नेता और स्थानीय जिला परिषद का सदस्य है। महिलाओं ने शोषण के लिए शेख शाहजहां समेत उनके सहयोगियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार का नाम लिया है। सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हाजरा फरार है। बंगाल के लिए मैं समझता हूं बहुत ही दुखद घटना है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। उस समय मैं मौजूद था टीएमसी में, और जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो आज मेरा वक्तव्य आप सुन लीजिए। थोड़ा अनुभव मुझे है पॉलिटिक्स में। मैंने जो नंदीग्राम में देखा कि लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे, और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था, टीएमसी की मदद की थी। आज उल्टा हो रहा है। आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे, उनको डर चला गया, बाहर निकल आए। ये संदेश खाली सिर्फ बशीरहाट की घटना नहीं है। मैंने 3 साल पहले टीएमसी को क्यों छोड़ा था? इसी की वजह से मैंने टीएमसी को छोड़ा था। जो हमारी बहनें पश्चिम बंगाल में हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया है, जनजातीय समुदाय से आती हैं और टीएमसी के गुंडे दिन दहाड़े पिस्तौल लगाकर शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहनों का, और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। उनके लबों पर टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है। मामले की गंभीरता को देखकर कोर्ट ने महिलाओं से रेप और उनकी जमीनें हड़पने के मामले में ममता सरकार से 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। वहीं तृणमूल बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी इन हालातों में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रही है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी राजस्थान के रास्ते राज्यसभा जाने की ठान चुकी हैं। सोनिया के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या अब सोनिया गांधी ने संन्यास लेकर राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचने का फैसला कर लिया है। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस ने 2024 की आस को खो दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी का नाम उन कांग्रेस के नेताओं में शुमार है जिन्होंने कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने पार्टी की बड़ी नेता सोनिया गांधी को राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचाने के लिए राजस्थान से उम्मीदवारी दाखिल की है। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहे उत्तर प्रदेश से सोनिया लोकसभा पहुंचती रही।
लेकिन जब राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी की तो यूपी नहीं राजस्थान को चुना। तमाम कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में उत्साह है, क्योंकि सोनिया गांधी जी का राजस्थान रिश्ता जो है बहुत पुराना है। मुझे याद है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनते ही जो दौरे उन्होंने शुरू किए आदिवासी क्षेत्रों में, उस वक्त भी उनके साथ आई थी, डूंगरपुर के अंदर भी, मेवाड़ के अंदर भी। मुझे वो भी याद है कि अकाल सूखा पड़ गया था बहुत भयंकर राजस्थान के अंदर, तब भी राजीव गांधी जी ने खुद ने कार ड्राइव करके 3 दिन तक करीब 9 जिलों के दौरे किए थे। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर स्वागत किया है। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी का राजस्थान से दिल से जुड़ाव का रिश्ता है। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब सोनिया जी उनके साथ आदिवासी बाहुल्य जिलों के दौरे पर आई थी। राजस्थान में अकाल के समय प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी 3 दिन तक स्वयं गाड़ी ड्राइव करके 9 अकाल प्रभावित जिलों के दौरे पर आए थे। तब भी सोनिया जी उनके साथ रही थी। मेरे प्रथम कार्यकाल में जब 4 बार भयंकर अकाल सूखे का सामना करना पड़ा, तब सोनिया जी ने अकाल राहत के कार्यों का जायजा लेने के लिए अनेकों जिलों में कई बार दौरे किए, जिन्हें राजस्थान की जनता अभी भी नहीं भूली है। आज उनके राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर घोषणा होना पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है और इस घोषणा से सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। करीब 2.5 दशक पहले सियासत में कदम रखने वाली सोनिया पहली बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी अपने दम पर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने वाले लोगों में से एक है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते क्यों संसद पहुंच रही हैं और क्यों सोनिया गांधी ने राज्यसभा का शॉर्टकट चुना। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा चुनाव जीतती रही। 1999 में सोनिया उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची। इसके बाद 2004 में उनके बेटे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। राहुल अमेठी सीट से चुनाव मैदान में उतरे और सोनिया रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरी। रायबरेली से ही सोनिया की सास इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी। 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 4 बार रायबरेली सीट से सोनिया लड़ी भी और जीती। लेकिन अब सोनिया लोकसभा नहीं राज्यसभा जाने की तैयारी में है। सोनिया का लोकसभा छोड़ राज्यसभा जाना सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पर ही सवाल है, क्योंकि उत्तर भारत में अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही कांग्रेस पर सोनिया का राज्यसभा जाना कई सवाल खड़े करता है। अपने पहले ही चुनाव में सोनिया गांधी ने यूपी की रायबरेली और कर्नाटक की बेल्लारी सीट यानी 2 सीट पर जीत दर्ज की और 2004 में यूपीए का नेतृत्व करके एक मजबूत और प्रभावी सरकार की नींव रखी। यूपी में 10 के करीब सीटें जीत पाने वाली कांग्रेस 2009 में 21 सीटें जीत गई और बीजेपी को 10 सीटों तक सीमित कर दिया था। लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीती और कांग्रेस सिमट कर 2 सीटों पर आ गई, जबकि 2019 में सिर्फ सोनिया गांधी ही चुनाव जीत सकी। यही कारण है कि एक प्रभावशाली राजनीतिक जीवन जीने वाली सोनिया गांधी के लिए यूपी की 1 सीट के लिए जद्दोजहद करना शायद उचित नहीं दिखता। ऐसे में सोनिया गांधी को अब राज्यसभा जाना ज्यादा सही लग रहा है और वो भी राजस्थान से, क्योंकि चुनाव के बाद लोकसभा की सूरत कैसी रहने वाली है ये शायद कांग्रेस भांप चुकी है। ऐसे में सोनिया गांधी के लिए लोकसभा में संघर्ष करने से बेहतर है कि वो राज्यसभा चली जाए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।